डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कलेक्टिव नाउन के कुछ हिस्सों को कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना अच्छा नहीं होता है। अब देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है रैपिड फिलर्स के तौर पे, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आता रहता है कलेक्टिव नाउन से। आज मैं कलेक्टिव नाउन में ये भी बताऊंगा कि कब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के रूप में यूज होता है और कब कलेक्टिव नाउन काम करता है एज ए प्लूरल यानी बहुवचन के रूप में। लेकिन उसके पहले फटाफट एक नज़र हम डालते हैं यहाँ पे। मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि डांसर्स का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। शिप्स, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। इसी तरह गीज का जो समूह होता है उसको गैगल बोलते हैं। शेर का जो समूह होता है प्राइड बोलते हैं। मुर्गियों के समूह को ब्रूड बोलते हैं। पेंगुइन के समूह को कॉलोनी बोलते हैं। मधुमक्खियों और चींटियों के समूह को स्वार्म बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया रहता है। जैसे यहाँ पेंगुइन्स लिखा हुआ है और यहाँ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और ऑप्शन में दिया रहेगा भरने के लिए इस कॉलोनी के स्थान पे ग्रुप ऑफ पेंगुइन्स, और भी कुछ अलग वर्ड दिए जा सकते हैं, तो वहाँ हम लोग लिखेंगे कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स। इसको आपको मेमोरी में रखना होगा। इसी तरह बुलेट्स यानी जो गोली होता है, गोलियों के बौछार को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉली। लड़कियों या महिलाओं के समूह को, खुशनुमा समूह को क्या बोलेंगे? वेवी। इसी तरह कीटेंस और पपीज के ग्रुप को लीटर। मछलियों के समूह को क्या बोलेंगे? स्कूल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन जो है कभी कभी सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है और कलेक्टिव नाउन कभी कभी प्लूरल के रूप में भी यूज होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि कब कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और कब कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, किसी भी कलेक्टिव नाउन से जब एकता का बोध होगा, यूनिटी का, मेल मिलाप का बोध होगा, इंटीग्रिटी का बोध होगा, तो उस कलेक्टिव नाउन को, उस वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन इन सिंगुलर फॉर्म, यानी उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अगर उसी कलेक्टिव नाउन से डिस्प्यूट का बोध होगा, विवाद, लड़ाई झगड़ा, बंटवारा का बोध होगा, तो उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। जैसे यहाँ एक वर्ड है टीम। टीम का मतलब होता है समूह, टीम का मतलब होता है दल, है ना। आवर टीम इज रेडी टू प्ले। टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। मैं बोलना चाह रहा हूँ टीम खेलने के लिए तैयार है। आप क्या कर रहे हैं? पूरे टीम को संबोधित कर रहे हैं, और एक टीम जो बनता है बहुत सारे प्लेयर से मिलकर बनता है। टीम खेलने के लिए तैयार है, इसका मतलब है टीम के सभी प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार है। यहाँ पर एकता का बोध हो रहा है, क्योंकि तैयार है मतलब सारे प्लेयर्स को आप बोलना चाह रहे हैं कि तैयार है। यहाँ कोई नेगेटिव फीलिंग्स यानी कि डिस्प्यूट और डिवीजन, बंटवारा, विवाद से संबंधित कोई अर्थ सेंटेंस में नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानेंगे। चूँकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आर का इस्तेमाल हम लोग ना करके किसका इस्तेमाल करेंगे? ईज का करेंगे। इसी तरह जैसे यहाँ द टीम आर ट्राइंग देयर शूज़, हमने यहाँ आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर बंटवारा का बोध हो रहा है, यहाँ अलग अलग खिलाड़ियों का बोध हो रहा है। जब हम टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों के बारे में बोलेंगे, ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग बहुवचन लगाएंगे। जैसे टीम जो है अपने जूतों को ट्राई कर रहा है। ट्राई कर रहा है मतलब शूज कैसा है ये थोड़ा देखना चाह रहा है, साइज में कैसा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एक खिलाड़ी को बोल रहे हैं, टीम का एक एक खिलाड़ी को। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं? आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, तो उनके जूतों का साइज भी डिफरेंट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ईज का इस्तेमाल ना करके आर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह है द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को। जज का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। अब यहाँ जूरी अपना निर्णय दे चुका है, तो जूरी का मतलब है सभी जज मिलजुल कर एक सहमत होकर एक निर्णय को दिए हैं। तो यहाँ मेल मिलाप, यूनिटी का बोध है, इसलिए यहाँ हैज़ गिवन होगा, हैव गिवन नहीं हो सकता है। हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो जूरी के साथ यहाँ हैज होगा। लेकिन अगर बोलेंगे जूरी अपने
निर्णयों में बटे हुए थे, अपने डिसीजंस में बटे हुए थे, तो उस केस में थे के लिए आवाज न लगा के वर लगा रहे। तो आपने देखा कि इसी जूरी के साथ हैज और इसी जूरी के साथ वर यानी प्लुरल, टीम के साथ इज और टीम के साथ आर कैसे लग रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब पेयर, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, डजन, ग्रॉस, इनके पहले कोई नंबर आ जाए, नंबर यानी 1 2 3 4 जैसे बोलते हैं ना, 4 डजन, 300 यानी 100 का पहले 3 जो आ रहा है नंबर है। तो जब ये नंबर आएगा इनके पहले तो इनका प्लुराइजेशन नहीं कर सकते हैं, प्लुराइज नहीं कर सकते हैं, यानी एस नहीं लगा सकते हैं इनमें, यानी पेयर का पेयर्स नहीं कर सकते। जैसे दो जोड़े जूते, 2 पेयर्स ऑफ शूज ना बोल के बोलना होगा 2 पेयर ऑफ शूज। अक्सर हम लोग ये गलतियां करते हैं और ये कॉमन एरर में सेंटेंस करेक्शन में इस रूल से बहुत क्वेश्चन आता रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे हमें लिखना होगा 100 लड़कियां, तो 100 गर्ल्स, 100 यहाँ 1 और यहाँ 100 में नहीं लगा सकते क्योंकि 1 यहाँ क्या है, नंबर है। इसी तरह 500 लड़कियां, 500 बोलेंगे, हंड्रेड्स नहीं बोल सकते। 500 गर्ल्स, हाँ गर्ल में एस लगाएंगे लेकिन 100 में यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह 2 दर्जन केले, तो 2 डजन होगा, ये सही है, डजन सब नहीं कह सकते हैं, बनाना में एस लगाएंगे। उसी तरह 2 जोड़े जूते, तो 2 पेयर्स ना बोल के क्या बोलना पड़ेगा, पेयर। लेकिन इसमें भी है कि नंबर आया तो एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर होगा हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 1000 में एस वहाँ लगेगा। उसी तरह अगर बोलेंगे दर्जनों आम, डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन्स ऑफ मैंगोज, डजन के पहले कोई नंबर नहीं इसलिए एस लगाना पड़ेगा। इसी तरह बोलेंगे सैकड़ों लड़के, हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 में एस लगाए, 1000 में एस इसलिए लगाए क्योंकि इनके पहले कोई नंबर नहीं है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, हाइफन से रिलेटेड 2 रूल है, लेकिन मैक्सिमम बुक में 1 रूल होता है, ये रूल गायब कर देता है। और ये रूल कभी कभी दिया भी रहता है तो वो बुक कभी क्लैरिफाई नहीं कर सकता है, ना कर पाता है, तो इससे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैंने इस चीज़ को गौर किया और इसीलिए मैं इससे रिलेटेड चीज़ों का चर्चा कर रहा हूँ। याद रखिएगा, जब यहाँ कोई नंबर आ जाए, नंबर के बाद कोई हाइफन, तो याद रखिए हाइफन के बाद जो भी नाउन आएगा, कभी भी नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे ये है नंबर, इसके बाद ये हाइफन और यहाँ पर एक वर्ड है स्टार और है स्टार्स, 5 स्टार या स्टार्स होटल, तो हम लोग 5 स्टार होटल बोलते हैं या 5 स्टार्स होटल बोलते हैं। तो यहाँ नंबर है, नंबर के बाद हाइफन है, तो हम लोग 5 स्टार्स ना बोल के स्टार बोलेंगे। क्या होना चाहिए, 5 स्टार होटल। इसी तरह 100 रुपये के बहुत सारे नोट, तो 100 रुपीज़ नोट्स, नोट में एस इसलिए लगा रहे क्योंकि 100 के बहुत सारे नोट है तो एस लगेगा, ये ठीक है। लेकिन 100 वाले नोट, तो यहाँ रुपीज़ ना होकर रुपी होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसके बाद कोई नंबर आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह है 3 डोर्स रूम, 3 दरवाजों वाला कमरा, तो 3 डोर्स ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, डोर होना चाहिए, तो डोर्स करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये रेशियो से रिलेटेड एक चीज़ है, कभी कभी क्या है कि बच्चे ये तो पढ़ के जाते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं मिलने के कारण उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि नंबर के बाद कोई हाइफन आए तो सिंगुलर नाउन लिखना है, लेकिन रेशियो के केस में बिल्कुल अलग चलता है। यहाँ पर जैसे 1/3 है यानी 1/3, 1/3 लिखेंगे, थर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह 2/3 है तो 2/3 बोलेंगे, 2/3 ये है 2 और ये है थर्ड में एस लगाना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि 2/3 का मतलब होता है 2 × 1/3 यानी 1/3 कै ठो, 2 ठो, यानी 2 1/3 जो होगा वो 2/3 बनाएगा, इसलिए 2/3 होता है। थर्ड का मतलब वही होता है 1/3। 1/7, 1/7 को क्या बोलेंगे, 1/7, 7th में एस नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह 5/7 आ जाएगा, यानी 1/7 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स है, इसलिए 5/7 बोलेंगे। अंडरस्टूड।